हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सकते हैं उन सभी को कवर किए हैं। आप लोग को इसे देखना है। आपको यहाँ से 5 से 6 मार्क्स आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है ना। तो कौन कौन थे? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर आए मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इन सातों ने मगध पर शासन किए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इन 3 वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है ना। इससे जितने भी थ्योरी है उन सभी को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के शासक जानते हैं, मौर्य साम्राज्य में कितने शासक हुए और कौन कौन से प्रमुख हैं। तो मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 4 शासक है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत से शासक हुए लेकिन हमें 4 के बारे में ही पढ़ना है। इन्हीं से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कौन कौन से जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, फिर बिंदुसार, फिर अशोक और सबसे लास्ट में बृहदर्थ आए, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक थे। उन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना की। इसने घनानंद को हराकर राजगद्दी पर बैठा। इसने घनानंद को युद्ध में पराजित कर दिया और मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। उसने घनानंद को हराने के बाद उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। उसने घनानंद को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद जो उसकी पुत्री थी दुर्धरा, उससे उसने विवाह कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था। आपको जानना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने तक्षशिला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक चाणक्य थे। उनके शिक्षक कौन थे? तो चाणक्य थे। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है ना। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पर बैठे, ठीक है ना। ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करने के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक चाणक्य ने किया। जो उनके शिक्षक थे उन्होंने ही चाणक्य का राज्याभिषेक किया। बाद में चलकर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन धर्म को माना करते थे और उन्हीं के रास्तों पे चला करते थे, ठीक है। आपको ये स्लाइड में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। उन्होंने 305 ईसा पूर्व में फिर से युद्ध किए। उसमें उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस निकेटर युद्ध में पराजित हो गए। उनके बाद अपनी पुत्री से कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने कर दी। युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। युद्ध के शर्त अनुसार उन्होंने इन 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य के दे दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए। मतलब कि उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत किया, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। आगे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा हुआ। ठीक है ना, उपवास करते समय उनकी मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ठीक है ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा करता था? तो वह मेगास्थनीज था। ठीक है ना। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखी थी। इंडिका पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसी समय मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हमें इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमें बिंदुसार के बारे में पढ़ना है। तो जानते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठे। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठे। ठीक है ना। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। उन्होंने राजगद्दी संभाला। बिंदुसार को अमृत घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमृत घात के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट VVI ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमृत घात के नाम से जाना जाता है। अमृत घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, मतलब कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वह कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। ठीक है ना। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। जो जैन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है कि बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। ठीक है ना। आपको ये भी जानना है कि सिंह सेन किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जैन ग्रंथों से हमें यह पता चलता है कि बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो बिंदुसार से हमें बस ये इतना ही पढ़ना है। आप लोग अच्छी तरह से देख लें। अगर आपको दिक्कत हो दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। ठीक है ना। बिंदुसार के बाद अशोक महान मगध की गद्दी पर बैठे। ठीक है ना। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे। 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसके बाद अशोक यहाँ का राजगद्दी पर बैठे और मौर्य साम्राज्य का विकास किए। बौद्ध ग्रंथ, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। यह कहाँ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथों से। आप लोग इसे सही कर लें, बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं और अच्छी तरह से। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक अवंती का राज्यपाल या उपराजा था। ठीक है ना। बिंदुसार की जब मृत्यु हो रही थी तो उस वक्त अशोक कहाँ का राजा था? तो वह उज्जैन या अवंती का राज्यपाल और उपराजा था। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट VVI।
अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले कौन से धर्म को मानता था? तो ब्राह्मण धर्म को माना करता था, ठीक है ना। अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक के माता का नाम क्या था? तो शुभद्रांगी था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराण में क्या कहा गया है अशोक को? तो अशोकवर्धन कहा गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा पाली थी, मतलब कि जनता की भाषा वहाँ की पाली भाषा बोली जाती थी अशोक के शासनकाल में, ठीक है ना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है ना। कलिंग का युद्ध 261 पूर्व में ही हुआ था, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है ना। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो ब्राह्मण धर्म को। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। मोस्ट VVI ये पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे अशोक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगति, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में ही हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में यह हुआ था, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। मोस्ट VVI, सबसे मोस्ट VVI ये है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। जो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो वह 7 है, जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है, ठीक है। कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो कि सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आगे जानते हैं इनके बारे में। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वह ग्राम थी, ठीक है, मतलब कि गांव। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस, जो कि अंग्रेज यात्री थे, उन्होंने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। मोस्ट VVI शिलालेख को जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आगे जानते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ हुए। अंतिम मौर्य शासक कौन हुए? तो बृहदर्थ हुए, ठीक है ना। बृहदर्थ ही मौर्य वंश का अंतिम शासक बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया है। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो चाणक्य को। टिक लगा ले, आप लोग नोट अच्छी तरह से कर ले। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो चाणक्य को मैकियावेली कहा गया है, ठीक है। बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है ना। बृहदर्थ की हत्या 185 ईसा पूर्व में किसने कर दी? तो शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग देख लें। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? बताइए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चाणक्य। बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे हैं? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे?
322 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व में। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? बताइए। अभी हम लोग ने पढ़े हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी घनानंद। बताइए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? बताइए मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमृत घात के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए अमृत घात के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए अमृत घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? बताइए अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 262 ईसा पूर्व, 264 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व या 269 ईसा पूर्व? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 264 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 268 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 269 ईसा पूर्व। कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको यह कैसा लगा। ठीक है, इससे अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे।